C-17 एयरक्राफ्ट की फर्दर प्रोडक्शन बंद होने की वजह से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी फाइनली अपने IL-76 एयरक्राफ्ट को मॉडर्न स्टैंडर्ड में अपग्रेड करने का फैसला किया गया है। भारत अपने T-90 टैंक्स को बेहतर प्रोडक्शन सिस्टम प्रोवाइड करने के लिए इनमें अभी एक मॉडर्न एक्टिव प्रोडक्शन सिस्टम को इंटीग्रेट करने वाला है। इंडियन नेवी की नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की टेंडर में पार्टिसिपेट करने के लिए HAL की एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर की मॉडिफाइड वेरिएंट को 1 महीने के अंदर ही टेस्ट करने का प्लान किया गया है। साल के अंत तक ही तेजस में अस्त्र मिसाइल को इंटीग्रेट करने का और अस्त्र मिसाइल की मार्क 2 वेरिएंट की पहली टेस्ट करने का प्लान किया जा रहा है। और अंत में इंडियन नेवी चीफ के रिसेंट स्टेटमेंट के मुताबिक जरूरत पड़े तो क्वाड कंट्रीज की नेवी एक दूसरे के साथ असेंबल हो सकता है। ऐसे ही कुछ और खबरों के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट IL-76 एयरक्राफ्ट को लेके। आप सब जानते हैं कि IL-76 प्लेटफॉर्म इंडियन एयरफोर्स की ट्रांसपोर्ट फ्लीट का एक मेजर प्लेटफॉर्म है और जब C-17 एयरक्राफ्ट नहीं होते थे तब इनको सबसे बेहतरीन और सबसे बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में गिना जाता था, लेकिन अभी ये काफ़ी पुराने हो चुके हैं और सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स में शामिल किए गए IL-76 एयरक्राफ्ट लगभग 38 साल पुराने हो चुके हैं, जिस वजह से ये आज के दौर के टेक्नोलॉजी के मुकाबले पीछे पड़ने लगे और इनकी सर्विस भी काफ़ी रहते हैं और कुल मिलाकर अभी इनका जो सर्विस अवेलेबिलिटी है वो लगभग 38% के आसपास ओवर कर रही है, जो कि देखा जाए तो काफ़ी कम है क्योंकि मिनिमम जो सर्विस रिक्वायरमेंट होता है वो 70% से ज़्यादा होना चाहिए। और हमारी अगर C-17 फ्लीट की बात करें तो इनकी सर्विस अवेलेबिलिटी लगभग 100% के आसपास है। अब इसके लिए एक मेजर कारण ये भी है कि इसके लिए रशिया की तरफ से हमको टाइमली स्पेयर पार्ट को सप्लाई नहीं किया जाता है। इसी वजह से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इनको अपग्रेड करने के बारे में इतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जा रहा था, पर अभी इनको अपग्रेड करने का फैसला किया गया। अभी इनको अपग्रेड करने के लिए लगभग एक 4000 करोड़ का पैकेज इशू होने वाला है, जिसमें इन एयरक्राफ्ट की पुरानी इंजन को रिप्लेस करने के बाद इसमें एक नए इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। अभी इनमें सोवियत ऑरिजिन D30 KPA टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि आगे चल के इसमें PS90A76 इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा इसकी सभी एवियोनिक्स सिस्टम को भी पुराने स्टैंडर्ड से मॉडर्न स्टैंडर्ड में अपग्रेड कर दिया जाएगा, जिससे इनकी लाइफ साइकिल आराम से 15 साल तक इंक्रीज होने वाली है। इनको अपग्रेड करने के लिए पिछले 5 सालों से ही प्रपोजल दिया जा रहा था, लेकिन ये पेंडिंग पड़ा हुआ था और पहले भारत की तरफ से C-17 को खरीदने का एम रखा गया था, जिस वजह से भारत इसको अपग्रेड करने के बारे में ज़्यादा सोच नहीं रहा था। लेकिन जब से C-17 एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन बंद होने की खबर सामने आई तो दोबारा अभी IL-76 को अपग्रेड करने के बारे में सोचा जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की टैंक्स को लेके। कुछ दिन पहले डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इंडियन आर्मी की टैंक्स के लिए एक्टिव प्रोडक्शन सिस्टम को खरीदने के लिए प्रोजेक्ट को अप्रूवल दिया गया था। आप सबको पता होगा कि जिस तरीके से एयर डिफेंस सिस्टम काम करते हैं, ठीक वैसे ही टैंक्स के लिए एक्टिव प्रोडक्शन सिस्टम भी वैसे ही काम करते हैं। यानी कि जब कोई इनकमिंग प्रोजेक्टाइल या स्पेशली कोई एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल टैंक की तरफ आने लगता है तो ये अपने आप ही उसको डिटेक्ट कर लेते हैं और उसको काउंटर करने के लिए काउंटर मेजर सिस्टम को लॉन्च करते हैं और दुश्मन की प्रोजेक्टाइल टैंक को हिट करने से पहले ही काउंटर मेजर सिस्टम की तरफ से लॉन्च की गई प्रोजेक्टाइल दुश्मन की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल के करीब जाके वहां पे ब्रस्ट कर जाते हैं, जिससे दुश्मन की मिसाइल या प्रोजेक्टाइल टैंक की ओरिजिनल आर्मर तक पहुंचने से पहले ब्रस्ट कर जाता है, जिससे या तो वो टैंक को हिट ही नहीं कर पाते या फिर अगर वो टैंक को हिट भी करते हैं तो इसका इम्पैक्ट काफी हद तक कम हो जाता है। तो ऐसे सिस्टम को अभी डेवलप करने के लिए आर्मी की तरफ से एक प्रपोजल को इशू किया गया है और अभी इसमें इंडियन कंपनियों को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दिया जा रहा है। हमारी टैंक फ्लीट की बात करें तो इसमें अभी लगभग T-90 टैंक्स हमारी बैकबोन है और हम इनको लगभग 2050 तक इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इसके लिए हमें वक्त के साथ साथ इनको अपग्रेड करने की भी काफी जरूरत है, वरना ही आगे चल के दुश्मन के टैंक्स और उनकी वेपन से पिछड़ सकते हैं। अभी अगर भारत की टैंक फ्लीट की बात करें तो उसमें लगभग 2000 के आसपास T-90 टैंक्स मौजूद होने वाले हैं, जिसमें से ज्यादातर भारत की हेवी व्हीकल फैक्ट्री अवाड़ी में बनाए गए और अभी इनको भी वहां पे बनाया जा रहा है, जो कि लगभग 2028 तक मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। अभी पहले फेज में अपग्रेड करने के लिए लगभग 800 एक्टिव प्रोडक्शन सिस्टम के लिए एक रिक्वायरमेंट को इशू किया गया है, जिसमें इनिशियल 800 T-90 टैंक्स को अपग्रेड किया जाएगा। अब वैसे देखा जाए तो T-90 का जो आर्मर है वो काफी पावरफुल आर्मर है और ये लगभग किसी भी मॉडर्न राउंड को आराम से रोक सकते हैं, पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल किसी भी टैंक के लिए बहुत ही सीरियस खतरा होते हैं, क्योंकि ये टैंक्स की ओरिजिनल आर्मर से टकराने के बदले टैंक की वीक पॉइंट को ढूंढ के वहां पे जाके हिट करते हैं और इनसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना काफी मुश्किल होता है। इसी वजह से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की खतरों से बचने के लिए एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम एक कवच की तरह काम करते हैं।
अगला अपडेट HAL की एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को लेके है। आप सबको पता होगा कि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर पहले से ही इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी में बड़ी मात्रा में शामिल किया जा चुका है और ये अभी तक काफी सफल भी रहा है। लेकिन अभी इंडियन नेवी की नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की टेंडर में भी HAL इसी हेलीकॉप्टर को पुश करना चाहता है और इसके लिए HAL की तरफ से इस हेलीकॉप्टर में कुछ मॉडिफिकेशन भी किए गए, जैसे कि इसका रोटर ब्लेड को अभी फोल्डेबल बनाने का कोशिश किया जा रहा है ताकि इसको आसानी से वॉरशिप्स के हैंगर में फिट किया जा सके और कम जगह में इसको पार्क किया जा सके। और HAL के मुताबिक अगले महीने से इसकी टेस्टिंग भी शुरू किया जाएगा, जिसमें ये देखा जाएगा कि वॉरशिप्स में किस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। अब नॉर्मली इनको आर्मी और एयरफोर्स की तरफ से इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वहां पर कोई दिक्कत सामने नहीं आता। लेकिन नेवल ऑपरेशन में यहाँ पे थोड़े अलग ही रिक्वायरमेंट होने वाले हैं और अभी HAL की तरफ से बताया जा रहा है कि इन हेलीकॉप्टर्स को अभी नेवी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाई भी किया गया है और इसी साल के अंत तक ही नेवी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको फुली तैयार करने का फैसला किया गया है। फिलहाल नेवी की तरफ से अभी अपने यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए लगभग 20 हेलीकॉप्टर के लिए एक इमरजेंसी टेंडर को भी फ्लोट किया गया, जिसमें इनको लीज पर लेने का प्लान किया गया है। तो HAL भी अभी इस टेंडर को हासिल करने की कोशिश कर रहा है और इसमें अगर HAL की एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को सिलेक्ट किया जाता है तो अभी जब नेवी इसको ऑपरेट करेगी तो इसमें जो भी इशू सामने आते रहेंगे उनको HAL की तरफ से आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर फाइन ट्यून किया जाएगा, जिसके बाद नेवी की 111 नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की टेंडर में एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को एक परफेक्ट नेवल हेलीकॉप्टर के तौर पर पेश किया जा सकेगा। अगला अपडेट तेजस और अस्त्र मिसाइल को लेके। आप सभी को पता होगा अस्त्र मिसाइल की मार्क 1 वेरिएंट को इंडियन एयरफोर्स की Su-30M के एयरक्राफ्ट में ऑफिशियली इंटीग्रेट किया जा चुका है, जिसके बाद इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इसको तेजस में और MiG-29 फ्लीट में भी इंटीग्रेट करने का एम रखा गया है। अभी बताया जा रहा है कि HAL की तरफ से अभी तेजस की LSU यूनिट में अस्त्र मिसाइल की मार्क 1 वेरिएंट को इंटीग्रेट करके टेस्ट करना शुरू किया जाएगा और इसी साल के एंड तक ही अस्त्र मिसाइल की मार्क 1 वेरिएंट को तेजस में फायर करना शुरू किया जाएगा। अब जैसे कि एक इंडियन सिस्टम है तो इसको तेजस में इंटीग्रेट करने में हमें कोई खास दिक्कत नहीं होने वाली है। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स को अभी इजराइल की तरफ से भी IWER मिसाइल को ऑफर किया जा रहा है, जिसका रेंज लगभग 100 किलोमीटर तक है और इससे आगे चल के तेजस में स्टैंडर्ड मिसाइल के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि अस्त्र मिसाइल के साथ तेजस में इस्तेमाल किया जाएगा। जिस तरीके से अभी तेजस में हीट सीकिंग मिसाइल के तौर पर R-73 के साथ यूरोपियन ओरिजिन अस्त्र मिसाइल को इंटीग्रेट करने की कोशिश किया जा रहा है, तो ठीक वैसे ही यहाँ पे अस्त्र मार्क 1 के साथ IWER मिसाइल को भी तेजस में इंटीग्रेट करने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर IWER मिसाइल को थोड़े टाइम के बाद तेजस में इंटीग्रेट किया जा सकता है और वैसे भी इसको किसी भी एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट करने में कोई मुश्किल नहीं आने वाली है और इनफैक्ट कोई भी मिसाइल के मुकाबले इसको किसी भी फाइटर जेट में इंटीग्रेट करना सबसे आसान काम होता है, जिसके अंदर कोई भी कॉम्प्लेक्स मॉडिफिकेशन वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ती और ये प्लग एंड प्ले सिस्टम है जिसमें कोई दिक्कत नहीं आता है। अभी अस्त्र मिसाइल की मार्क 2 वेरिएंट को भी इसी साल के अंत तक ही टेस्ट करने का एम रखा जा रहा है और इसको Su-30M के एयरक्राफ्ट से इनिशियली फायर किया जाएगा, जो कि इसकी पहली डेवलपमेंटल ट्रायल होने वाली है। अगला अपडेट क्वाड को लेके। आप सभी को पता है कि पिछले कुछ दिनों से क्वाड नेशन काफी एक्टिव होने लगे और इंडो पैसिफिक रीजन में क्वाड कंट्रीज की जो नेवी वो काफी एक्टिव हो चुकी है, जिस बात से चाइना काफी चिंता में। और हाल ही में जब भारत और सभी क्वाड नेशन के बीच ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज को किया जा रहा था, उस दौरान चाइना की तरफ से इस बात को लेकर काफी सारे स्टेटमेंट इशू किए गए थे कि इसको स्पेशली चाइना को एम करके किया जा रहा है। लेकिन तब ये बताया जा रहा था कि क्वाड की जो इनिशियल एम है सिर्फ इंडो पैसिफिक रीजन को सेफ रखना है या फिर फ्री ट्रेड रूल्स को फॉलो करना है। लेकिन अभी पहली बार भारत की नेवी चीफ की तरफ से एक स्टेटमेंट को इशू किया गया, जिसमें ये बताया गया कि अगर जरूरत पड़े तो फ्यूचर में सभी क्वाड नेशन या उनकी नेवी एक साथ शामिल हो सकती है। हमारे नेवी चीफ एडमिरल करमबीर सिंह जी ने बताया कि अभी सभी क्वाड नेशन की नेवीज की तरफ से कई नेवल एक्सरसाइज को जॉइंटली किया जा चुका है और ये एक प्लग एंड प्ले सिस्टम जैसा होने वाला है, यानी कि जब जरूरत पड़े तो उसके तुरंत बाद ही सभी क्वाड नेशन की नेवी एक दूसरे की मदद करने के लिए वहां पे पहुंच सकते हैं। अब ऐसा लग रहा है कि दरअसल क्वाड आगे चल के NATO की तरह एक संगठन बनने वाला है, जो कि स्पेशली इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना को काउंटर करने के लिए यहाँ पे तैयार किया जा रहा है और ये खबर सुनने के बाद शायद चाइना को काफी टेंशन होने वाली है। अगला अपडेट अफगानिस्तान को लेके। PTI की रिपोर्ट के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अभी अफगानिस्तान से अपनी सभी ट्रूप्स को हटाने का फैसला किया गया। यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट जो बाइडेन की तरफ से हाल ही में ही बताया गया कि आगे चल के भारत, पाकिस्तान, रशिया, चाइना और टर्की जैसे देशों के पास अफगानिस्तान में एक सेफ फ्यूचर बनाने के बहुत ही अच्छा मौका है
और बहुत ही जल्द यूनाइटेड स्टेट अपनी सभी ट्रूप्स को अफगानिस्तान से वहां से हटाने वाला है। पहले की बात करें तो जब ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन था उस दौरान अफगानिस्तान में लगभग 1 लाख यूएस ट्रूप को डिप्लॉय करके रखा गया था, लेकिन वहीं पर अभी बस 2500 के आसपास यूएस ट्रूप वहां पे मौजूद है, जिनको पूरी तरीके से इसी साल की सितंबर से पहले यूनाइटेड स्टेट वापस बुलाने वाला है। व्हाइट हाउस की तरफ से बताया गया कि उनका ये मानना है कि अभी अफगानिस्तान में पीस को लाने के लिए मिलिट्री सोल्यूशन नहीं बल्कि डिप्लोमेटिक सोल्यूशन की जरूरत है। इसी वजह से यूनाइटेड स्टेट अपने ट्रूप्स को वापस लेने के बाद भी अफगानिस्तान को डिप्लोमेटिक वे में या फिर किसी भी लॉजिस्टिक को सप्लाई करने में सपोर्ट करने वाला है। यूनाइटेड स्टेट के मुताबिक शुरू में जिस वजह से यूनाइटेड स्टेट की तरफ से जंग शुरू किया गया था वो सारे ऑब्जेक्टिव अभी लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, जिस वजह से अब यूनाइटेड स्टेट पूरी तरीके से जंग को खत्म करना चाहता है। लेकिन यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच इसी बात को लेकर कोल्ड वॉर जैसे सिचुएशन हो सकते हैं। अब हालांकि भारत अब तक अफगानिस्तान की रिकंस्ट्रक्शन में सबसे बड़ा रीजनल कंट्रीब्यूटर रह चुका है, लेकिन मिलिट्री या डिफेंस सेक्टर में अभी तक भारत अफगानिस्तान में अपनी प्रेजेंस को बनाना नहीं चाहता है। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से शुरू से ही तालिबान के साथ अच्छे रिलेशन को बनाने की कोशिश किया जा रहा ताकि वो उनको आगे चल के भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।